हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हयात क्लासेस। कल हमने 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड। उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने अर्नस्ट मायर तक बच्चों कवर कर लिया था। और कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको हम रिकैप करते हैं। कल हमने बायोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा था बच्चों, कुछ साइंटिस्ट के नाम याद किए थे। वहीं पर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी को हम कितने ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, और अर्नस्ट मायर से रिलेटेड जो भी फैक्ट पॉइंट थे वो हमने कवर किए थे बच्चों। आज हमारा इसी का सेकंड लेक्चर होगा लिविंग वर्ल्ड का। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एज इट इज़ कॉन्सेप्चुअल नहीं है। उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आगे के चैप्टर्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया हो, लेकिन बच्चों नीट के एग्ज़ाम की वजह से इसमें जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर करना, उनको थोड़ा समझना और याद करना, ये हमारे लिए बच्चों ज़रूरी है। अब देखो, अर्नस्ट मायर के बाद उसको पढ़ने के बाद यहाँ स्टार्टिंग की गई बच्चों एक क्वेश्चन पूछने से कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग किसको कहा जाता है बच्चों, लिविंग क्या है। अब आप 9-10 से पढ़ते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लिविंग किसको कहोगे, क्योंकि आप चैप्टर ही पढ़ रहे हो लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग किसको कहा जाता है, तो आप आंसर ये दोगे कि सर जो स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ हो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई स्ट्रक्चर सेल से नहीं बना हुआ तो हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे, और कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल से बना हुआ होगा तो उसको हम बच्चों लिविंग कहेंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं। मैं लिविंग इसलिए क्योंकि मेरी पूरी बॉडी बनी हुई होगी सेल से, और ये नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि इसमें सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। यानी आप ये आंसर दोगे कि लिविंग किसको कहा जाता है, सर जो सेल से बना हुआ हो, और नॉन लिविंग किसको कहा जाता है, जो सेल से बना हुआ ना हो। ठीक है बच्चों, ये लिविंग और नॉन लिविंग का वो डिफरेंस हो गया जो हम अपनी पिछली प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से बता सकते हैं, 9-10 के हिसाब से, कि लिविंग हम उसको कहते हैं जो सेल से बना हो, और नॉन लिविंग उसको कहते हैं जो सेल से बना हुआ ना हो। और सेल की बच्चों पहचान होती है कि सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल के पास सेल वॉल होगा, है ना। हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन हर सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, अगर थोड़ा सेल आपको याद हो तो। बहरहाल अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एनसीईआरटी ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की एक क्वेश्चन को मालूम कर यानी उसने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया, उसने क्रॉस क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज लिविंग, तो आप उसका क्या आंसर दोगे। जो बुक ने पूछा व्हाट इज लिविंग, तो आप उसका आंसर दे सकते हो लिविंग वो है जो सेल से बना हुआ हो। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं बच्चों कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, बात को समझिएगा मेरी, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसको आप लिविंग कहोगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों बना हुआ होगा सेल से, मेड अप ऑफ सेल्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं सेल से। दूसरी बात बच्चों, आपने ये भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो इस बात को समझो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होगा। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे बच्चों जो एक सेल से बने होंगे, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो बहुत सारे सेल से बने होंगे। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो तो बच्चों उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स, यूनि मीन्स होता है सिंगल, और सेलुलर मीन्स सेल वाला स्ट्रक्चर। तो यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना हो, तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना हो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यानी यूनिसेलुलर क्या होगा, मेड अप ऑफ सिंगल सेल।
एक सेल से बना हुआ होगा यूनिसेलुलर, और बच्चों जो बहुत सारे सेल से बना हो आप उसको नाम देते हो मल्टी सेलुलर। और यहाँ पर मैं एक फैक्ट आपको और बताऊंगा, यानी मल्टी सेलुलर क्या होगा, आप कहोगे मल्टी सेलुलर वो होगा जो बना हुआ होगा बहुत सारे सेल से, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता हो आप उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब एक पॉइंट समझिएगा, पॉइंट ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म XYZ, विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई भी फंजाई हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की स्टार्टिंग बच्चों एक सेल से करता है। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक सेल है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर समझो मैंने बनाया ये एक सेल, और मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को शुरू करता है एक सिंगल सेल के तौर पर। ठीक है बच्चों, अब सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उस सेल के साइज को, उस सेल को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि सेल बहुत छोटे साइज का होता है और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो बॉडी तो हमको दिखती है, यानी आपको हैंड्स दिखेंगे, आपको नोज दिखेगा, आपको ईयर दिखेंगे, आपको फोरहेड दिखेगा, लेकिन जो इनके सेल्स होंगे वो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा होता है। अब समझो, हमारी लाइफ की शुरुआत एक सेल से होगी, एक सेल, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फिलहाल बच्चों, जब एक बेबी का बर्थ होता है, जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पर उसकी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ट्रिलियन, और ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों, 10 की पावर 12 को बोला जाता है ट्रिलियन, यानी 10 की पावर 12 का मतलब 1 के बाद 12 जीरो, एक लिखने के बाद आप इसमें 12 जीरो लिखोगे तब बनेगा ये नंबर ट्रिलियन, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा बच्चों, और लगभग 25 ट्रिलियन सेल होते हैं एक न्यूली बॉर्न बेबी में। मैंने क्या कहा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होगा। अब या तो वो एक सेल से बना होगा या बहुत सारे सेल से बना होगा। जो एक सेल से बना होगा उसकी तो लाइफ ही एक सिंगल सेल की है पूरी, लेकिन जो बहुत सारे सेल से बने होंगे, जैसे कि हम, जैसे कि प्लांट्स, वो भी अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करेंगे। अब समझिएगा बात, ये जो सेल होगा बच्चों, इस सेल के अंदर ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ का क्या मतलब है बच्चों, सेल की ग्रोथ का मतलब कि इस सेल का साइज बढ़ेगा, इस सेल का साइज बढ़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे एक सेल से हम बनकर तैयार हुए, और हमारे में कितने सेल हैं, ट्रिलियन सेल, और हमारी शुरुआत कितने सेल से हुई, एक सेल। अब हम समझने ये जा रहे हैं कि एक सेल से हमारी बॉडी के ट्रिलियन सेल कैसे बन गए, हम ये समझने जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हमारी लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है, इसलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो यूनिट जो फंडामेंटल हो, जो बुनियादी हो, जहां से स्टार्टिंग होती हो। तो ये एक सेल होगा, ठीक है, इसी से सारे ट्रिलियन सेल बनेंगे, और ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में, मतलब एक ह्यूमन बेबी एक सेल से बनकर तैयार हो जाता है, यानी एक सेल से ही बनकर तैयार होगा। हमको बहुत बड़ी हाइट के दिखने वाले प्लांट वो एकदम नहीं बन जाते, उनकी लाइफ भी एक ही सेल से शुरू होती है। मतलब ये तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इस स्टेटमेंट को तो आप एक जनरल स्टेटमेंट बना दो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सेल से स्टार्ट होगी। अब चाहे उसमें फिर मिलियन सेल हो, बिलियन सेल हो या ट्रिलियन सेल हो, जैसे हमारे में ट्रिलियन सेल होते हैं, तो एक सेल से ट्रिलियन सेल कैसे बनेंगे हम उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक सेल, इस सेल का साइज बढ़ेगा बच्चों,
उसको हम कहेंगे सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ मीन्स क्या होगा? सेल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। सेल के साइज में जब इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा सेल ग्रोथ। आ रही है बात समझ में? चलो, जब भी बच्चों किसी सेल की ग्रोथ होगी, जब भी किसी सेल की ग्रोथ होगी, समझो इस बात को, मान लो ये एक सेल था, इसका साइज छोटा, इसका साइज बढ़ जाएगा, यानी सेल की ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, साइज कैसे बढ़ेगा थोड़ा ये भी मैं समझाता हूं। देखो, इस सेल के पास ये होगा सेल मेम्ब्रेन, इस सेल के पास ये क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल के पास होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती। और सेल मेम्ब्रेन बच्चों फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक नेचर उसका होता है, और फ्लेक्सिबल चीज आसानी से एक्सपेंड कर सकती है। एक्सपेंड का मतलब वो बढ़ सकती है, यानी जो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा आप उसके साइज को बढ़ा सकते हो। तो सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, इसीलिए सेल का साइज बढ़ सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर सेल का साइज कैसे बढ़ जाएगा, क्या साइज बढ़ते हुए ये सेल बस्ट नहीं होगा, ये फटेगा नहीं? तो नहीं फटेगा नहीं। क्यों नहीं फटेगा ये? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होगा, उसके पास खींचने वाला, एक्सपेंड होने वाला नेचर होगा। अच्छा, ग्रोथ कब होगी सेल की? जब सेल को बाहर से न्यूट्रिएंट मिलेंगे, खाना मिलेगा। जब इस सेल को बाहर से खाना प्रोवाइड किया जाएगा तब इस सेल का साइज बढ़ेगा, उसी को कहते हैं सेल ग्रोथ। और हमेशा याद रखना, जब किसी सेल की ग्रोथ होती हो, मतलब सेल का साइज बढ़ता हो, तो वो सेल अपने आप को दो सेल में डिवाइड कर लेता है, क्योंकि सेल अपने साइज को मेंटेन रखना, यानी सेल के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने साइज को मेंटेन रखे। जब सेल का साइज बढ़ेगा तो उसको कहेंगे सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ होने के बाद ये सेल अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेगा, मतलब ये एक सेल और ये एक सेल। ठीक है बच्चों, ये सेल, दो सेल बन गए, मतलब एक सेल था, उसकी ग्रोथ हुई, उसने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया, दो सेल बन गए। जब किसी एक सेल से दो सेल बन जाते हों, या जब कोई एक सेल अपने आप को दो सेल में बांट लेता हो, तो इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है सेल डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है बच्चों बांट लेना, डिवीजन मीन्स होता है बांटना। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक सेल से दो सेल कैसे हुए, तो आप कहेंगे सर पहले सेल की ग्रोथ हुई, जब सेल की ग्रोथ हो गई तो उसका साइज बढ़ गया, उसने अपने साइज को मेंटेन करने के लिए सेल डिवीजन कर लिया और उससे बन गए दो सेल। ठीक है बच्चों, डिवीजन का मतलब क्या होता है? बांटना। और जब आप किसी चीज को बांटते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपके पास 4 बनाना है बच्चों, 4 बनाना, या कोई भी चीज मान लो आपके पास 4 है, आप उसको दो हिस्सों में बांटते हो, डिवाइड करते हो, आप उसको दो आदमियों को देते हो। आपके पास 4 केले थे, आपने 2 एक को दे दिए, 2 एक को दे दिए, तो एक के हिस्से में कितने आए? आप कहोगे सर 2, 4 डिवाइडेड 2 कितना आएगा? 2। मतलब अगर आप किसी चीज का डिवीजन करोगे तो उसका नंबर कम हो जाएगा। समझो, आपके पास 10 रुपए हैं, अगर आप उनको डिवाइड करोगे ना तो वो जो 10 संख्या है वो कम होगी। अगर आप उनको दो हिस्सों में बांटोगे तो 5 किसी और के पास, 5 आपके पास, तो नंबर 10 से कम होकर 5 हो गया। मतलब ये हुआ डिवीजन एक ऐसा नाम है बच्चों जिसमें नंबर कम होता है। लेकिन समझो, सेल डिवीजन एक ऐसा टर्म जहां पर नंबर बढ़ता है बच्चों, यानी नाम में तो डिवीजन आ रहा है और अगर डिवीजन हो तो नंबर कम हो जाता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, यानी अगर एक सेल का डिवीजन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल 1 से आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन सेल तो 1 से 2 हो गया, उसका डिवीजन हो गया। तो सेल
सेल डिवीजन का बेसिकली मतलब होता है सेल मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने से बढ़ जाता है बच्चों और डिवीजन करने से घट जाता है। लेकिन जो सेल ग्रोथ के बाद साइज होगा उतने साइज के ये नए सेल नहीं होंगे, साइज में डिवीजन हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल डिवीजन से आप कहोगे नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल्स के नंबर होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो एक सेल से दो सेल बन गए, अब इन दोनों सेल की ग्रोथ होगी, फिर वो दोनों डिवाइड करेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, उन 4 सेल की ग्रोथ होगी, वो डिवाइड करेंगे, 8 बन जाएंगे, फिर वो 8 सेल डिवाइड करेंगे, उनसे 16 बनेंगे। ऐसे ही डिवाइड करते 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 बच्चों हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल बन जाएंगे। तो मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था, बेसिक पॉइंट, कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये हमने लिखा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। अब अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल से बना हो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखूंगा सिर्फ वही मल्टी सेलुलर होंगे, फिलहाल एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स बच्चों, जो बड़े बड़े प्लांट्स हमको नजर आते हैं, एनिमल, ये भी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों बहुत सारे सेल से बने होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये कि इनकी लाइफ की शुरुआत भी एक ही सेल से होती है बच्चों। अब आप सोचो जरा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ह्यूमन बेबी बनता है, इंसान का बच्चा, मदर की बॉडी में ह्यूमन बेबी बनता है। तो कैसे बनता है, पहले एक सेल बनता है, उसका नाम होता है जाइगोट। 10th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट में बच्चों होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन से जाइगोट बनाता है बहुत सारे सेल, फिर उन सेल से मिलकर बनता है एक बेबी। खैर उसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन उन प्रोसेस को अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। अब आप सोचो, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या मैं कह सकता हूं कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी? ग्रोथ भाई, उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, उसका मास बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होगा, उस सेल डिवीजन के प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ह्यूमन बेबी का ही। ह्यूमन बेबी का बर्थ हुआ, इंसान का बच्चा छोटा सा होता है बच्चों जिस टाइम पे बर्थ होगा, और आप देखो टाइम के साथ साथ वो बड़ा होता जाता है। उसके हैंड, हाथ जो होंगे वो भी बढ़ेंगे, उसके जो पैर होंगे वो भी बढ़ेंगे, उसकी पूरी बॉडी ग्रो करती है बच्चों, पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ कैसे होती है? बर्थ के टाइम पर जो उसकी बॉडी में सेल होंगे, बर्थ के बाद यानी दुनिया में आने के बाद उसके सेल में होने लगता है सेल डिवीजन, और जब उसके सेल डिवीजन करने लगते हैं, हाथ के सेल में भी डिवीजन होगा, पैर के सेल में भी डिवीजन होगा, उसकी बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स होंगे उनमें भी डिवीजन होगा, तो उसकी पूरी बॉडी का साइज धीरे 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 बढ़ने लगता है, और फिर एक एडल्ट जैसे में तैयार हो जाता है पूरा इंसान। पहले बहुत छोटा सा पैदा होगा, चाहे वो कितना ही हाइट में, चाहे 5 फीट का इंसान हो, 6 फीट का इंसान हो, चाहे 7 फीट का हो, चाहे उसका वजन 150 किलो हो, लेकिन पैदा होते टाइम वो छोटा सा ही होगा, जो नॉर्मली ह्यूमन बेबी का साइज होता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, और उसके बड़े होने को हम कहेंगे उसकी ग्रोथ। और उसकी ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से।
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सेल डिवीजन से होगी। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे सेल से। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल डिवाइड करते रहेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती रहेगी। आप प्लांट पर ही समझो बच्चों, एक प्लांट छोटा सा होता है, आप देखोगे 1-2 साल के बाद वो प्लांट बड़ा हो जाएगा। कैसे भाई? जब वो प्लांट छोटा होगा तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। जब वो प्लांट टाइम के साथ साथ बड़ा होता रहेगा, इसका मतलब उसके जो सेल होंगे वो सेल डिवाइड करते रहेंगे। तो मेरी पूरी बात बताने का मकसद ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है? ग्रोथ। और वो ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं और उन्हीं सेल के डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ता है और सेल का नंबर बढ़ने से लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास भी बढ़ता है बच्चों। देखो इंटरेस्टिंग बात, मास। एक ह्यूमन बेबी का बर्थ होगा, कितना होगा बच्चों? वो 2-4 kg का होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप देखो एक एडल्ट का वेट कितना हो जाता है? 60 kg, 70 kg। एक बच्चे का वेट कितना होता है? 30 kg, 25 kg। कहने का मतलब ये हुआ कि बर्थ के बाद, इंसानों की मैं बात कर रहा हूं, पैदा होने के बाद टाइम के साथ साथ जब वो 5 साल का होगा, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, उसका वजन बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। तो उसका मास क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। सारी कहानी सेल से समझ सकते हो। तो मेरी पूरी बात बताने का मकसद ये, एनसीईआरटी ने पहला क्वेश्चन ये पूछा, व्हाट इज लिविंग? लिविंग किसको कहा जाता है? तो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पर आंसर दोगे, सर लिविंग उसको कहा जाता है जो सेल से बना हो। कुछ लिविंग ऐसे होंगे जो एक सेल से बने होंगे और कुछ लिविंग ऐसे होंगे जो बहुत सारे सेल से बने होंगे। अभी मैं एक सेल वाले पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जो बहुत सारे सेल से बना होगा, मतलब मल्टी सेलुलर, जैसे प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि फंजाई, जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, उनकी लाइफ की स्टार्टिंग भी एक ही सेल से होगी। एक सेल से शुरुआत होगी और बढ़ते 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 वो सेल कितने हो जाएंगे? वो सेल हो जाएंगे ट्रिलियन। और ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12। अब मैंने ये बात आपको क्यों समझाई? मैंने ये बात इसलिए समझाई, एनसीईआरटी ने, आपकी बुक ने, उसी को हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एक अलग वे में। एनसीईआरटी ने यह कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है जिसकी ग्रोथ होती हो। हाँ भाई सही बात है। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी। ग्रोथ, ठीक है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से। और सेल डिवीजन जब होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास भी बढ़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट। आपने देखा है प्लांट कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उनको कट किया जाता है उनकी लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए। तो वो सब सेल डिवीजन से ही हो रहा है। चाहे प्लांट कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे कोई एनिमल, एलिफेंट हो, जिराफ हो, कैमल हो, यानी कितना ही बड़ा उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाए बच्चों, प्रोसेस सेल डिवीजन ही होगा और उसके बड़े होने को ग्रोथ बोला जाएगा। तो एनसीईआरटी ने यह कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन है, जरा उसको समझना। जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एनसीईआरटी ने ये कहा कि आप लिविंग किसको कहोगे, या फिर आप लिविंग को कैसे डिफाइन करोगे कि ये सिर्फ लिविंग के लिए ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यानी आप ऐसी कौन सी बात बताओगे, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया बताओगे जो सिर्फ लिविंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब मैं बताता हूँ आपको वो क्या क्या होंगे जो यहाँ एनसीईआरटी ने पहले मेंशन किए, हम उनकी बात करते हैं। एनसीईआरटी ने, ये लिख लेना बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या जो कुछ भी, जैसे भी आप इसको नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है ये, मैंने बताया था, आप पहले समझते रहो उसके बाद इसको नोट कर लो। आप चाहो तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर सकते हो।
और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है। बस अभी मैंने इसका जवाब आपको दिया कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है, और लिविंग में क्या होता है, लिविंग में ग्रोथ होती है, ग्रोथ। इसको याद रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है ग्रोथ। ठीक है बच्चों, और जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगी तो मास बढ़ेगा, इंक्रीज इन मास। अभी मैं बताऊंगा इन सारी बातों को, एक जगह पे लाऊंगा। चलो फिर इसको बना लेना आप आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, यह आपको समझने में हेल्प करेगा। चलो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, देखो ज़रा ध्यान से समझिएगा, फिर मैं वही थ्योरी पे आता हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये बच्चों एक आप समझो हंसता खेलता हुआ एक बैक्टीरिया, मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ बैक्टीरिया। आप सब ने, मैं उम्मीद करता हूँ, नाम सुना होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। अभी मैं कुछ आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। मीन्स एक बैक्टीरिया एक सेल से बना होता है। मतलब एक इंसान ट्रिलियन सेल से बना होता है, और एक बैक्टीरिया एक सेल से बना होता है। इसीलिए बैक्टीरिया हमको नेकेड आइज से नहीं दिखता, क्योंकि एक सेल का साइज बहुत छोटा होगा, और जिस चीज़ का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी हमारी आँखों की जो लिमिटेशन होगी देखने की, उससे भी छोटा। तो बैक्टीरिया क्योंकि एक सेल से बना होगा और एक सेल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए बैक्टीरिया हमको नेकेड आइज से नहीं दिखेगा। लेकिन इस बैक्टीरिया में हम एक प्रोसेस समझते हैं। इस बैक्टीरिया में जो कि यूनिसेलुलर होगा, ग्रोथ होगी बच्चों, और जब इसकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा, आप कहोगे सर ग्रोथ होने पर इस बैक्टीरिया का साइज बढ़ेगा। जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये थोड़ा और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा बच्चों। ये बैक्टीरिया का सेल, और ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए इसकी आंख बना दी, ताकि आपको लगे ये एक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, इस बैक्टीरिया में जब सेल का साइज बढ़ेगा तो आप इसको कहोगे कि बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ हो गई। ये तो अभी पहले वाली जैसी बात हो गई नहीं, कुछ नया सीखेंगे। हुई सेल की ग्रोथ ही, पर कुछ नया सीखेंगे। चलो, जब इसके सेल की ग्रोथ हो जाएगी बच्चों, और हमेशा याद रखना जब भी किसी सेल की ग्रोथ होगी तो उसमें क्या होगा, आप आंसर दोगे सेल डिवीजन। ये एक सेल और ये एक ऑर्गेनिज्म भी है बच्चों, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यहां पर एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है। यहां पर आप देखो, मैंने एक सेल को एक ऑर्गेनिज्म नहीं कहा, लेकिन यहां पर मैं इस सेल को एक ऑर्गेनिज्म कह रहा हूं, एक ऑर्गेनिज्म। कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं हम। इस बैक्टीरिया के सेल का साइज बढ़ेगा, उसको हम कहेंगे सेल ग्रोथ, और जब सेल की ग्रोथ होगी तो आप कहोगे सर उस सेल का होगा डिवीजन, और जब उस सेल का डिवीजन होगा तो आप कहोगे कि दो सेल बन जाएंगे। अब ये मेरे पास हो गए दो बैक्टीरिया। चलो भाई, ये रहा सेल डिवीजन। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। समझना जरा, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां समझ में आएगी। स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे, एक। उस बैक्टीरिया में क्या हुआ, सेल ग्रोथ। जब सेल की ग्रोथ हुई तो उसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कितने बैक्टीरिया, तो आप कहोगे सर दो बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए। एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म और बन गया। एक तो पहले से था, एक और बन गया, तभी तो दो हो गए।
एक तो पहले से था, उसकी ग्रोथ हुई, उसी से 2 बन गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का नंबर था वो बढ़ गया। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना था? 1, और सेल डिवीजन होने के बाद ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना हो गया? 2। मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन गया। और बच्चों, नए ऑर्गेनिज्म के बनने को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म से, और नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, अगर एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म और बन जाए, दोबारा से फिर बन जाए, एक था उससे एक और बन जाए, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो आप सोचो, कितने बैक्टीरिया थे? 1, और कितने हो गए? 2। मतलब 1 से 2 बन गए। इसका मतलब बैक्टीरिया में क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज हो गए, 1 से 2 नंबर हो गए। अच्छा, ये नंबर कब हुए? ये नंबर तब हुए जब बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ हुई। पहले ग्रोथ हुई, उसके बाद डिवीजन हुआ, तब 2 बैक्टीरिया बने। यानी ग्रोथ तो हुई ना पहले, उसके बाद डिवीजन हुआ। इसलिए एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में ही क्या कहा, वो पॉइंट आपको यहां से समझ में आएगा। एनसीईआरटी ने ये कहा कि जब ग्रोथ होती है तो उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, मतलब 2 खासियत होती हैं। ग्रोथ की 2 खासियत, यानी जब ग्रोथ होगी तो 2 चीजें बहुत क्लियर कट आप पहचान सकते हो। पहला, ग्रोथ होने पर मास इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन मास, जैसे मैंने बताया, छोटा प्लांट, उसके सेल में ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा, तो वो प्लांट बड़ा होता रहेगा, उसका मास बढ़ जाएगा। तो एनसीईआरटी ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होगी तो उस ग्रोथ की पहली खासियत ये होगी कि ग्रोथ से लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा। चलो भाई, दूसरी खासियत, ग्रोथ से लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कितना इंडिविजुअल था? 1। कितने इंडिविजुअल हो गए? 2। इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को एक इंडिविजुअल बोला जाता है। तो एक इंडिविजुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म, 2 इंडिविजुअल मतलब 2 ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल का नंबर बढ़ गया। क्या होने से? ग्रोथ होने से। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा कि ग्रोथ की 2 कैरेक्टरिस्टिक होंगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी? कि जब ग्रोथ होगी तो मास बढ़ेगा। अच्छा, ग्रोथ होने पर मास कब बढ़ेगा? ग्रोथ होने पर मास तब बढ़ेगा बच्चों जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो। ग्रोथ होने पर मास कब बढ़ेगा? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो। जैसे प्लांट, छोटा सा प्लांट, उसकी ग्रोथ होगी तो उसका मास बढ़ता जाएगा। एनिमल, और एनिमल में ही आ जाते हैं इंसान, इंसान का छोटा सा बच्चा, उसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो उसका मास बढ़ेगा। ये याद रखना है। अभी मैं लिखूंगा सारी बातें, लेकिन पहले समझ लो। और जब यूनिसेलुलर की ग्रोथ होगी, मतलब यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन होगा। यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन होगा। ग्रोथ का मतलब समझ लो सेल डिवीजन। ग्रोथ का मतलब समझ लो सेल डिवीजन, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो सेल डिवीजन होगा ही होगा। बिना सेल डिवीजन के ग्रोथ नहीं हो सकती। तो जब मैं आपको कहूं ग्रोथ हुई तो आप समझना सेल डिवीजन हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होगी मतलब सेल डिवीजन होगा तो उससे उनका मास बढ़ता चला जाएगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होगी मतलब सेल डिवीजन होगा तो उससे उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये रहा, 1 ग्रोथ हुई, 2 ग्रोथ होंगी, 4 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया में ग्रोथ होगी, 8 बैक्टीरिया, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता कि एक इंसान, उसके सेल में डिवीजन हुआ और 2 इंसान बन गए। यानी इंसानों में ऐसा नहीं होगा, प्लांट में ऐसा नहीं होगा कि सेल डिवाइड कर गया और नया प्लांट बन गया। इंसानों में भी ऐसा नहीं होगा कि सेल डिवाइड करेगा
नया इंसान बन गया। सेल जब डिवाइड करेगा तो उस इंसान की, उस प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी, उसका साइज बढ़ता जाएगा। और जब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे तो उनके नंबर, जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे तो उनके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी ने लिविंग वर्ल्ड में समझाई, ये पूछकर कि लिविंग क्या होता है, उसने कहा लिविंग वो होता है जिसकी ग्रोथ होती हो, और जब ग्रोथ होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो इसी बात को हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया टॉपिक ग्रोथ। सबसे पहला उसने समझाया ग्रोथ। अब इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। और ग्रोथ लिखने के बाद उसने ये कहा कि ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ट्विन मतलब दो, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक मतलब दो खासियत। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये एनसीईआरटी की मैं लाइन लिख रहा हूं बिल्कुल। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर, यानी दो खासियत ग्रोथ की। पहली खासियत, पहली कैरेक्टरिस्टिक वो होगी इंक्रीज इन मास, मास बढ़ेगा। और ये किस में होगा बच्चों? ये होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ेंगे, मतलब ऑर्गेनिजम्स के नंबर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स के नंबर सिर्फ यूनिसेलुलर में ही बढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना। हम मल्टी सेलुलर हैं तो हमारी भी तो पॉपुलेशन बढ़ती है, इंसानों की पॉपुलेशन। अरे जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे, लेकिन वहां बढ़ने का प्रोसेस अलग होगा कि एक इंसान जब एक पर्टिकुलर एज पर पहुंच जाएगा, फिर वो जाकर रिप्रोडक्शन करेगा, उस रिप्रोडक्शन से नया इंसान पैदा होगा, वो एक अलग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर के नंबर नहीं बढ़ते, नंबर मल्टी सेलुलर के भी बढ़ते हैं, लेकिन सेल डिवीजन से डायरेक्ट नंबर किसका बढ़ता है? यूनिसेलुलर का। और सेल डिवीजन से मास किसका बढ़ता है? मल्टी सेलुलर का। तो आपको एनसीईआरटी ने यहां से शुरुआत की कि भाई जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होगी ग्रोथ की वो होगी इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फिर दूसरा एनसीईआरटी लिखता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर भी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हों, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने हों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों में ही जो ग्रोथ होगी वो कौन से प्रोसेस से होगी? सेल डिवीजन से। मतलब एनसीईआरटी ने कहा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्रो बाय सेल डिवीजन, यानी ये ग्रो करेंगे कौन से प्रोसेस से? सेल डिवीजन के प्रोसेस से ये ग्रो करेंगे। बस इसमें ये होगा कि नंबर बढ़ते चले जाएंगे और इसमें ये होगा मास बढ़ता चला जाएगा। अब एक समझने वाली बात यहाँ पर वो ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी ने यहाँ थोड़ा सा जिक्र किया, उसने कुछ आपको बताया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया और एनिमल्स। क्या बताया मैं आपको समझाता हूँ। एनसीईआरटी ने कहा कि ग्रोथ प्लांट्स में भी होती है, ग्रोथ एनिमल्स में भी होती है, और ग्रोथ चाहे प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, कौन से प्रोसेस से होगी? सेल डिवीजन से। प्लांट भी सेल डिवीजन से ग्रो करेंगे और एनिमल भी सेल डिवीजन से ग्रो करेंगे। एक एक पॉइंट फिलहाल आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए, और नीट में उससे क्वेश्चन आ भी सकता है और आया भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ थ्योरी की फॉर्म में लिखा रहे हैं। जैसे हमने ये लिखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ।
अब उसने क्या कहा, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के बारे में एक एक पॉइंट लिखा, उस पॉइंट का कॉन्सेप्चुअल रीजन कि ऐसा उसने क्यों लिखा उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यकीनन पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो मैं बताऊंगा उसको नोट्स के तौर पर यहां लिखकर और समझकर याद रखना है तुम्हें। उसने क्या कहा, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ, प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी जब तक प्लांट रहेगा तब तक उसकी ग्रोथ होगी। यानी प्लांट चाहे 100 साल का हो तो भी उसमें ग्रोथ होगी, प्लांट 500 साल का हो तो भी उसमें ग्रोथ होगी, प्लांट चाहे 1000 साल पुराना हो तो भी उसमें ग्रोथ होगी। यानी प्लांट में ग्रोथ होने का कोई टाइम नहीं होता, जब तक प्लांट रहेगा तब तक उसकी ग्रोथ चलती रहेगी। और कैसे चलती रहेगी, सेल डिवीजन से। ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठाना है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया सेल डिवीजन से। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी वो एक सर्टेन एज तक होगी। आप देखो बच्चों, प्रैक्टिकली समझो, किसी भी एनिमल का आप न्यूली बॉर्न बेबी ले लो, चाहे आप कैट का, रेट, है ना, आप इंसानों पर ही समझो तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। इंसानों में न्यूली बॉर्न बेबी का साइज़ होता है छोटा, चलो टाइम के साथ साथ वो 1 साल का होगा, बढ़ जाएगी हाइट, 2 साल का होगा और थोड़ा बढ़ जाएगा, 3 साल का होगा और बढ़ जाएगा, 10 साल का होगा और हाइट बढ़ जाएगी, 20 साल का होगा और हाइट बढ़ जाएगी उसकी, है ना। और फिर आप देखना कि इंसानों में हाइट के बढ़ने का जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर एज तक होता है, और ज़्यादातर हाइट का जो इंक्रीजमेंट होता है वो टीन एज तक होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में भी हाइट बढ़ती है, ऐसा नहीं, लेकिन टीन एज में जो हाइट बढ़ती है 13 से लेकर 19 तक ह्यूमन बीइंग्स में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। टीन एज के बाद भी ग्रोथ होती है, और फिर टीन एज के बाद जो ग्रोथ होती है उससे स्पेसिफिकली हाइट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब एनिमल्स में जो ग्रोथ होगा वो एक सर्टेन एज तक होगा, मतलब 25 ईयर, 30 ईयर। ये नहीं है कि इंसान 60 साल तक बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, यानी उसकी हाइट 20 साल की एज तक बढ़ी, फिर 25 साल में भी बढ़ेगी, जब वो 30 साल का हो जाएगा तब भी बढ़ेगी। ऐसे तो इंसान की हाइट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इंसान 20 फीट का हो जाएगा। और मैक्सिमम इंसान ज़्यादातर हमको दिखते हैं 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट। तो उसकी मैं बता रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्चुअल रीजन भी आगे होगा। पहले तो याद ये रखना है, प्लांट जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि एनिमल जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी ग्रोथ होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, प्लांट जब तक जिंदा रहेंगे उनमें सेल डिवीजन होगा, और एनिमल जब तक जिंदा रहेंगे 60 साल, जैसे इंसान का मैक्सिमम लाइफ स्पेन साइंस के अकॉर्डिंग 60 ईयर्स होता है। तो ये नहीं है कि 60 साल तक इंसान बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हालांकि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन पूरी लाइफ चलता रहता है। कैसे? हमारी बॉडी के जो सेल्स लॉस हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उन सेल्स में रिपेयरिंग होती रहती है, मतलब वो सेल्स रिपेयर करते रहते हैं। रिपेयरिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा पुराना सेल होगा वो सेल डैमेज हो जाएगा और नया सेल बनता रहेगा। ये होता रहेगा, पुराने सेल खत्म होते रहेंगे, नया सेल बनता रहेगा, पुराने सेल खत्म होते रहेंगे, नया सेल बनता रहेगा। ये तो पूरी लाइफ चलता रहता है। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम खत्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में याद ये रखना है कि प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होगी, जब तक रहेंगे तब तक ग्रोथ होगी, और एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होगी। एनिमल का मास, एनिमल का साइज, एनिमल की हाइट, ये नहीं है वो हमेशा बढ़ती जाएगी। उसकी एक लिमिट है कि इतनी एज तक हाइट बढ़ेगी, इतनी एज तक साइज बढ़ेगा, है ना, उसकी एक लिमिटेशन है। और प्लांट में क्या है, जब तक रहेगा तब तक हाइट साइज बढ़ता रहेगा। हालांकि एक पर्टिकुलर एज आने पर प्लांट में ये होता है कि हाइट उसकी बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, और उसकी जो गिर्थ होती है, चौड़ाई, वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। ग्रोथ होती है लेकिन हो बहुत, मतलब ग्रोथ होती रहती है, भले ही बहुत धीरे हो पर ग्रोथ होती है। प्लांट में भी
प्लांट में थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ चलती रहती है और एनिमल में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। तो यहाँ आपको मेंशन ये करना है कि प्लांट में क्या होगा। चलो मैं आगे लिख देता हूँ। प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में एक थोड़ा सा, प्लांट और एनिमल्स में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है और ये ग्रोथ में ही पढ़ रहे हैं हम, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीज़न, प्लांट ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न से। प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीज़न, प्लांट ग्रो करेंगे सेल डिवीज़न से थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा, जितनी भी उसकी लाइफ होगी। थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन मतलब अपनी पूरी जिंदगी में प्लांट ग्रो करते रहेंगे सेल डिवीजन से। एक स्टेज ऐसी होगी जब उनमें फास्ट डिवीजन होगा, फास्ट ग्रोथ होगी। और एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल जो होते हैं, एनिमल ग्रो करते हैं अप टू अ सर्टेन एज, सर्टेन एज। एनिमल ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। एक सर्टेन एज, निश्चित एज होती है जिस एज तक एनिमल में ग्रोथ होती है। एक आखिरी पॉइंट जिस पर हम ग्रोथ वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं बच्चों, वो टॉपिक क्या होगा, पॉइंट उसको मैं बताता हूँ। मैंने आपको ये कहा कि जब ग्रोथ होगी तो मास इंक्रीज होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मास का इंक्रीज होना किसी भी चीज़ का, अब मैं किसी पर भी आ गया हूँ, अभी तक तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे था, अब मैं किसी भी चीज़ पर आ गया हूँ। किसी भी चीज़ का मास बढ़ जाना मतलब उसकी ग्रोथ हो गई। एनसीईआरटी ने खुद कहा है, अगर हम ये माने कि मास बढ़ने से, वजन बढ़ने से ग्रोथ होती है, अगर हम ये माने कि मास बढ़ने से क्या होती है, ग्रोथ। चलो अब एनसीईआरटी ने क्या कहा, जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पहाड़। अब माउंटेन्स में क्या होता है, ऊपर से पत्थर, चट्टाने, रेत ऊपर से नीचे आकर जमा होती रहती हैं। जैसे हमारे पास कोई माउंटेन का एरिया है, हमने उसको आज देखा, ठीक है, हम वहाँ डेली आके बैठते हैं करीब में, तो हमने देखा कि वहाँ पे रेत पड़ी हुई थी। 10-20 दिन बाद हमने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आकर जमा हो गए, ऊपर से आ गए। फिर हमने देखा कि और उसमें थोड़ा कुछ रेत ऊपर से डिपॉजिट हो गया। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम किसी जगह पर जाते हैं, पहाड़ी इलाके में, वहीं पर रहते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ जाके हम बैठते हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। कभी इसमें पत्थर जमा होते जा रहे हैं, कभी इसमें रेत जमा होती जा रही है, कभी इसमें मिट्टी जमा होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह का मास बढ़ता जा रहा है। भाई जो पत्थर होंगे उनके पास भी मास होगा, जो रेत होगी उसके पास भी मास होगा, जो मिट्टी होगी उसके पास भी मास होगा। और ये रेत, मिट्टी, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से। कैसे, हवा चलने से, बारिश होने से, है ना। तो उस तरह से ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जब ये किसी जगह पर आकर जमा हो रहे हैं तो उस जगह पर मास जमा हो रहा है, क्योंकि भाई हर चीज़ के पास जो हमको दिखती हो, जिसको हम मैटर कहते हो, उसके पास मास होता है। अब मैटर में तो पत्थर भी आ जाएगा, मैटर में तो रेत भी आ जाएगा, मैटर में तो मिट्टी भी आ जाएगी। तो मैटर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैटर डिपॉजिट होगा तो वहां पर मास डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर उस जगह का मास बढ़ने लगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि उस जगह की ग्रोथ हो रही है? हाँ भाई, मैं तो कह सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ग्रोथ की दो पहचान होंगी। एक पहचान ग्रोथ की ये होगी कि ग्रोथ होने से मास बढ़ेगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि उस एरिया में, माउंटेन के उस रीजन में जहां पर पत्थर, मिट्टी, रेत जमा होगी, वहां का भी मास बढ़ेगा, वहां की भी ग्रोथ होगी। लेकिन वो ग्रोथ लिविंग की नहीं, वो ग्रोथ फिर नॉन लिविंग की हो गई। मतलब ग्रोथ एक ऐसा टर्म जिसको आप सिर्फ लिविंग के लिए ही डिफाइन नहीं कर सकते। लिविंग के लिए हमने इसको पूरा समझा कि जब लिविंग में ग्रोथ होगी उसका मास बढ़ेगा, मल्टी सेलुलर में, यूनिसेलुलर में होगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगा। इस पहले क्राइटेरिया पर एनसीईआरटी ने यह कहा कि अगर आप ये मानो
कि ग्रोथ तब होगी जब मास बढ़ेगा। इसका मतलब फिर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जब पत्थर जमा होते हैं, रेत जमा होती है, मिट्टी जमा होती है, तो ग्रोथ तो वहां की भी हो गई। इसका मतलब ग्रोथ एक ऐसा टर्म हो गया जिसको आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ तो हम नॉन लिविंग रीजन में भी होते हुए देख रहे हैं। इसलिए फाइनली बिल्कुल आखिर में, ग्रोथ के आखिर में एनसीईआरटी ने लिखा कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ की खासियत आपने क्या बताई कि जब ग्रोथ होगी तो मास बढ़ेगा, और मास तो किसी नॉन लिविंग का भी बढ़ सकता है। अगर आप किसी नॉन लिविंग के ऊपर बाहर से मटेरियल डालोगे तो उसका मास बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब ग्रोथ तो उसकी भी हो गई। तो फिर ग्रोथ एक ऐसा टर्म हो गया जो लिविंग में भी आ गया और नॉन लिविंग में भी आ गया, और डिफाइनिंग टर्म उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग के लिए यूज कर सकते हो। कि अगर हम कह रहे हैं ये टर्म सिर्फ लिविंग के लिए यूज होगा तो ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन ग्रोथ तो लिविंग में भी आ गया, नॉन लिविंग में भी आ गया। इसलिए फाइनल बात ये हुई कि ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, मतलब हम उसको सिर्फ लिविंग के लिए नहीं समझा सकते, ग्रोथ तो नॉन लिविंग की भी होती है। तो नोट करने वाला पॉइंट ये, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ आप लिविंग के लिए ही समझा सकते हो, नॉन लिविंग के लिए नहीं समझा सकते। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन कर दो। ग्रोथ तो नॉन लिविंग की भी हो जाती है अगर तुम उसमें बाहर से मटेरियल डाल दो। तो ग्रोथ ऐसा टर्म है जो लिविंग के लिए भी अप्लाई, नॉन लिविंग के लिए भी। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ग्रोथ वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।